खासा मुश्किल काम बड़ा है। मुश्किल है। जी जी। बहरहाल क्योंकि किताब के रेफरेंस से बात हो रही है, तारह भी किताब के रेफरेंस से होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लौहे तहैयर में ही जो मैंने अपने बारे में लिखा था उसका एक पैरा कम से कम जरूर पढ़ के सुनाऊं, बाकी फिर दूसरी बातें दोबारा करेंगे। तो जी उससे आम लोगों को जी भी जी तर्ज तहरीर का सुन रहे हैं अंदाजा हो जाएगा और सोच का भी अंदाजा हो सकता है। तो मैं इस तरह शुरू करता हूँ। जी जी उस मजमून का नाम है हैरत से तहैयर तक। जब कुछ नहीं था वाह तो खुदा, जब खुदा कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा। इस होने और ना होने के दरमियान में एक पुरस्रार कुव्वत रहती है। वो दरिया की मानद अजल से अबद की तरफ, इब्तदा से इंतहा की तरफ हमेशा रवाना रहती है। तब दुनिया की तख्लीक और बनिनो इंसान के वजूद में आने से पहले वो आसमान से उतरा और जमीन पर मट्टी के बेनाम जर्रे को इंसानी वजूद में अपनी शबीह पर डाल कर उसमें अपना दम फूंक दिया तो इंसान जीती जान हुआ। तब से मेरा वजूद वक्त के समंदर की बेकरां वसतों में अपने आप को तलाश करने में लगा है। मोहब्बत का अजली पहकर एक अनोखे अंदाज में ज़मानो मकान की सरहदों को अबूर करता हुआ मट्टी के बेनाम जर्रे पर गिरा तो वहीं साकत व जामद हो गया। और मैं 19 जुलाई 1950 को आसफ जॉर्ज के नाम की शनाख्त का ज़ादेरा लेकर जिंदगी के नए सफर पर रवाना हुआ। नामौजूद से मौजूद तक और मालूम से नामालूम तक के सफर ने मुख्तलिफ हैसियतों में हवा की तख्ती पर अपनी फिक्र और ख्याल और सोच में बहुत से रूप बदले। और फिर कुदरत ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में भूख का कासा थमा दिया और कहा, जाओ आसिफ जॉर्ज, इंजीनियर बनकर कायनात के अजली दायरों और कौसों और गलाइयों की शक्ल बदलकर जावियों और कोनों और मसलसों को नए नाम और शनाख्त अता करो। और साथ ही आसम इमरान के कलमी नाम की शनाख्त के साथ मेरी सोच का परिंदा जमानों की सरहदों को अबूर करता हुआ वक्त को अपनी मुट्ठी में लिए नए ख्यालों और सोचों और ख्वाबों को इंसानों के वजूद में कैद करने लगा। मेरी फिक्र अपने इज़हार तलाश करती हुई जंगलों में, सहराओं में, मैदानों में, पहाड़ों पर भटकती रही। सदियों से तजस्सुस की दुनिया में खोया हुआ इंसान अपने होने और ना होने के दरमियानी लम्हे की सलीब पर लटका हुआ है। एक अब्दी उदासी, एक ना खत्म होने वाली मायूसी और तन्हाई इंसान के अंदर बस गई। और मैं अपनी जात की कैद से रहाई के लिए कभी जमीन की तख्ती पर आड़ी तिरछी लकीरों से तस्वीरें और कभी लौहे हवा पर अपने बातन में होने वाली शिकस्त और रेख के जर्रों से नए नए अफसाने तरी करता रहा। ये मैंने एक पैरा सुना दी है। तो जैसा कि इसमें बयान किया गया है, 19 जुलाई 1950 को मेरा यौम पैदाइश डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में हुआ, गाँव में हुआ। और मेरे वालिद मोहतरम एक मतलब स्कूल टीचर थे और उस वक्त हम साहिवाल में रहते थे। तो उनके ज़हन में उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में आगे ले जाना है तो किसी बड़े शहर में मुंतकिल होना पड़ेगा। और तब हम 1962 में लाहौर शिफ्ट हो गए और मैं रंगमाल मिशन हाई स्कूल में 6ठी क्लास में दाखिल हो गया। 1966 में मैट्रिक किया और वहां से फिर एफसी कॉलेज में दाखिला लिया प्री इंजीनियरिंग में। साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद उर्दू अदब से शगफ स्कूल टाइम से ही जारी था। उस वक़्त से ही बच्चों के लिए कहानियां और छोटी छोटी नज़में लिखनी शुरू की। और एफसी कॉलेज में कुछ माहौल ऐसा अदबी मिला कि एक दो दोस्त अच्छे मिल गए। खासकर मैं यूसुफ नैयर का नाम लूंगा। वो शुरू दिन से ही, क्योंकि क्लास फेलो था इसलिए उससे गपशप होती रही। वो शायरी का उसको शौक था और मुझे कहानियां लिखने का। और फिर किस्मत का करना ये हुआ कि 1966 में ही हमारी मुलाकात नज़ीर कैसर साहब से हो गई। हम दोनों स्पेशल इनको मिलने मॉडल टाउन गए स्कूल कॉलेज से, और फिर इनकी खातर पता नहीं कितने पीरियड मिस किए इनके पीछे पीछे क्या बात कि हमारी पढ़ाई इफेक्ट हुई, मुतासर हुई, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। लेकिन शौक था, तजस्सुस था और इनकी शख्सियत थी।
اس لیے کہ ہمیں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا اور ہم سیکھنے کو سیکھنے کے عمل میں تھے، اس لیے ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے. اور یہ ایک لاہور میں اس وقت ایک ٹرائنگل موو کیا کرتی تھی، یوسف نیر کی، آصف عمران کی اور نذیر کیسر کی. اس کے بعد ادبی میٹنگوں میں سٹارٹ ہوئی، لکھنا پڑھنا چلتا رہا. تو واقعی جو کہا تھا وہ کہتے ہیں اس سے یہی ہوا کہ میں نے تو سوچا تھا جس طرح میں نے میٹرک میں بڑے 80% سے ابو نمبر لے لیے ہیں، ایف ایس سی بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن جب ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو پتا چلا کہ میری ساری آوارہ گردیوں نے اپنا اثر دکھایا ہے اور میں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا. اس لیے مجھے بی ایس سی کرنی پڑی اور پھر بی ایس سی کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، 4 سال وہاں رہے. لیکن یہ لکھائی پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہا، افسانے پڑھتے بھی رہے اور لکھتے بھی رہے اور ادبی حلقوں میں موو بھی کرتے رہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تو تھوڑا سا مزاج چینج ہوا، وہاں کی تعلیم خالص ٹیکنیکل تھی. بہرحال 1975 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تو پھر غم روزگار والی بات، واپڈا میں بھرتی ہو گئے، ایس ڈی او بنے اور اس کے بعد پروفیشنلی کام بڑھتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف سے پڑھنے لکھنے ادب کی طرف سے تھوڑا سا شوق تو نہیں لیکن مجبوریوں کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم کم دینے لگا. یہ تھا کہ کیونکہ میں نے 66 اور 67 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 78 تک میرے پاس ایک بالکل کتاب کا مسودہ تیار تھا اور میں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ بے نشاں دائرے کے تحت 17 افسانوں کا مجموعہ شائع ہونا تھا کہ اچانک میری ٹرانسفر لاہور سے ملتان ہوئی، مسودہ کہیں مس پلیس ہو گیا جو ملا ہی نہیں. تو بہرحال ملتان میں اچھے دوست ملے، جاوید جاز سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک مسودہ گم ہو گیا، باقی ادھر ادھر سے اکٹھے کر لیتے ہیں ہم. اور انہوں نے سارے افسانے اکٹھے کر کے 81 میں سائی کے ناخن سے پہلا افسانوی مجموعہ میرا جو ہے شائع ہوا. 81 کا سال ایک لحاظ سے مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے یا مجھے یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جب مجھے جیم فے غوری نے ایک دن فون کر کے کہا کہ میں ایک مسیحی افسانہ نگاروں کا کلیکشن چھاپ رہا ہوں تو اس میں آپ کے افسانے شامل کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ضرور کیجئے اور میں نے اس کے بعد وہ کتاب بھی لاریب کے نام سے تقریباً 15 مسیحی افسانہ نگار تھے، اس میں وہ انہوں نے چھاپی اور وہ چھاپ دی بالکل صحیح اور وہ بھی 1981. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی. تھینک یو یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو دوسروں کے کام کو اپریشیٹ کیا گیا، ورنہ ادروائز 1981 سے آج تک مسیحی افسانوں کا انتخاب دوبارہ شائع نہیں ہوا کسی کا. انڈیویجولی کتابیں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ چھپتی رہی ہیں، مجموعے چھپے ہیں، لیکن اس طرح کی کتاب کو دوبارہ نہیں چھپی. حالانکہ شاعری کے میدان میں ایسے 3-4 مجموعے مرتب ہوئے ہیں. بہرحال 81 آ گیا، کتاب بھی شائع ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اپنی ذاتی اور کچھ محکمانہ مجبوریوں کی وجہ سے افسانے لکھنے کی طرف سے سلسلہ تقریباً کٹ اپ ہو گیا. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ 85 سے لے کر 2015 تک میں نے قلم کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے کوئی افسانہ کوئی لکھ نہیں سکا، پڑھنے کا بھی تقریباً سلسلہ ختم ہی ہو چکا تھا. اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوئی اور تھوڑی فراغت ملی تو پھر دوستوں نے زور لگایا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ کرو، کیا کرنا ہے، فارغ ہی ہو، اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اور پھر واقعی 2015 سے 17 تک افسانے لکھے اور وہ جو سارے تھے وہ لوح تحیر کے نام سے 2017 میں شائع ہوئے، جس پہ کہ آواز بات ہوگی. اس میں 11 افسانے شامل ہیں. یہ ایک چینل تھا، اس مطلب ایک ویو جو تھا میرا زندگی کے بارے میں. بہرحال میں نے اپنا نظریہ لکھنے کا جو سوچ تھی وہ لوح تحیر میں بھی لکھی ہے اور آج بھی جب کنکلوڈ کو کریں گے تو اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں ہم. تو میرا خیال ہے کہ ابتدائی طور پہ
तारफ जो है इतना काफ़ी है। एक बात और कि बुनियादी तौर पे मेरे 3 बेटे थे, एक बेटा शहीद हो गया PF में। एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने हमें शटर की हमारी लाइफ को। तो उसके बाद अब जो 2 हैं माशाल्लाह खुदा के फजल से वो दोनों अमेरिका में सेटल्ड हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ। जब दिल करता है उधर चले जाते हैं, जब दिल करता है इधर रह लेते हैं। और पहली शरीक हयात वो भी ज़ाहिर है, वो अपने बेटे के दुख में एक वक्त आया कि उसका भी टाइम खत्म हुआ और वो 2020 में खुदाबंद के पास गई। तो बस जिंदगी का यही है, ये तलखी हैं, ये हकीकतें हैं, इनको बर्दाश्त करना पड़ता है और इनके साथ साथ चलना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बाकी बातें फिर बाद में होती हैं। जी बहुत शुक्रिया। अभी आपने जिक्र किया बिजली के महकमे में आप मुलाजिम आपने इख्तियार की, वहीं से आपने रोशनियाँ बखेरनी शुरू की, लोगों में रोशनियाँ बांटनी शुरू की। और 1981 में जो मजमुआ शाया हुआ था उसमें नज़ीर कैसर साहब ने भी दिबाचा लिखा था और मोहम्मद मंशाजात मरहूम ने भी फ्लैप लिखा था, जिसमें मंशाजात ने 2 फिक्रे खास लिखे आपके लिए कि वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। आसिफ उमरान को माशी बूत और माशरती दुखों का गहरा एहसास है। इस तारे का बेदरेग इस्तेमाल करने के बावजूद उनकी तहरीर में रवानी हुसन और पुख्तगी है और अंदाज जदीदियत का हामिल है। उस वक्त 1981 की बात, आज से 40 साल पहले कैसर साहब ने और मंशाजात बहुत बड़ा अफसाना नगार, उन्होंने भी ये बात की। तो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। इस्नात कंवल साहबा हमारे साथ नहीं है। जिस तरह शायरी में गज़ल की सिंफ को अव्वल मकाम हासिल है, इसी तरह अफसानवी अदब में अफसाने को भी खास अहमियत हासिल है। मैं एक ऐसे नौजवान दानिश्वर शायर और अदीब को दावत देता हूँ जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, तहकीक व तनकीद में खास मकाम के हामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी अक़लीती अदीबों पर थीसिस लिखा, शाया हुआ और वो बहुत मकबूल हुआ और अवाम में बहुत पज़ीराई उसको मिली। आजकल उनकी तहकीक व तनकीद की नई किताब पाकिस्तानी अक़लीतों का नसरी अदब फैसलाबाद से हुस्न अदब के ज़ेर एहतमाम अशात के मराहल में है। तो मैं जनाब प्रोफेसर अली इमरान को दावत देता हूँ कि वो लोहे तहैयर पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अली इमरान। बहुत शुक्रिया मोहतरम जीम फेब्रुआरी साहब, आसिफ इमरान साहब, शहजाद अंजुम साहब, प्रोफेसर हमीद हेनरी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अनिल साहब, आप तमाम आप का बेहद शुक्रिया कि मुझ नाचीज़ को आपने इतने बड़े अफसाना निगार के काम के हवाले से इजहार ख्याल का जो है वो मौका दिया। आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर मैं ममनून हूँ मोहतरम नज़ीर कैसर साहब का कि उनकी ज़ियारत भी हुई और आज उनके सामने कुछ बोलने का मौका मिला। आसिफ इमरान साहब से मेरा जो ताल्लुक़ है वो कुछ ख़ास किस्म का ताल्लुक़ है, जिसको आप मावराई किस्म का ताल्लुक़ भी कह सकते हैं, और इसकी कड़ियाँ हमारे मिलने से पहले से मिली हुई थी। पहली कड़ी जो हमारी है वो ये है कि मैं अली इमरान और वो आसिफ इमरान। दूसरी कड़ी जो है वो है हमारा साहिवाल यकजा होना। तीसरी कड़ी जो है मैं भी वापड़ा में था और वो भी वापड़ा में थे। और चौथी कड़ी हमारी है एफसी कॉलेज। तो यूं आसिफ इमरान और अली इमरान का जो ताल्लुक है ये हमारे बाहमी मुलाकात से पहले का ताल्लुक था। आपने जैसे तारुफ करवाया थीसिस के हवाले से,
تو तमाम दोस्तों ने जिस कदर मोहब्बत और ताउन और अपनी किताबें और मवाद जो फराहम किया, मैं हर मौके पर और हर जगह पर इसका बरमला इजहार भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आप सब लोगों ने किया, कि जिन लोगों ने मुझे इतने अच्छे अदीबों से मिलवाया, उनके काम को देखने का मौका मिला, पढ़ने का, और फिर खुश होकर मैंने जो है वो काम किया, वो दुनिया के सामने लाने की अपनी बिसात मुताबिक मैंने कोशिश भी की। आज लोहे तहय्युर पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो साकवा और सामवा जो है एक इतनी अच्छी और अदबी फ़ाल तंजीम है, जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज कराए हैं, और स्पेशली ये किताब और मुसन्निफ का ये जो सिलसिला है, ये पहली दफ़ा जो है इस तरह ऑनलाइन जो है इन्होंने मुतारिफ करवाया। तो बहुत सारे ऐसे अदीब जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अदब तख्लीक कर रहे हैं, उनके ख्यालात और उनके तख्लीकात से जो है वो तारुफ हो जाता है। तो इस ज़िम्न में मैं मोहतरम जीम गौरी का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया है। मैं आसिफ इमरान साहब के हवाले से तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र मैं कोशिश करूँगा कि अपना मकाला जो है वो 5 से 7 मिनट के अंदर समेट सकूँ। जब मेरी आसिफ साहब से पहली मुलाकात हुई, इनका मोबाइल नंबर जो है वो मैंने नज़ीर कैसर साहब से लिया, उनसे रब्ता किया और फिर मैं उनके यहाँ गया। उन्होंने जिस कदर मोहब्बत से पेश आए, अपनी दोनों किताबें साए के नाखून और लोहे तहय्युर जो है वो मुझे अता की। तो मुझे आसिफ इमरान एक रिवायती तख्लीकार नज़र आए कि इतना बड़ा ऑफिसर और तबीयत और मजाज में इतनी सादगी। तो मुझे लगता था कि यही सादगी, यही सलासत इनकी तहरीरों में भी होगी। अब चूँकि उस वक्त मैं काम के आगाज़ में था, मेरे पास जो मवाद जमा हो रहा था उसमें सबसे पहले अगर नसर निगारों में मेरे पास कोई 2 किताबें मिली तो वो आसिफ साहब की थी। अब मैं बड़े शौक़ और बड़े पैशन के साथ अपना जो है वो काम का आगाज़ किया। आसिफ साहब की किताब साए के नाखून का पहला ही अफसाना पढ़ा और चकरा गया। फिर पढ़ा, फिर कुछ पल्ले ना पड़ा। मैंने कहा ये बंदा जितना सादा नजर आता था उतना यहाँ मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा। कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको ये एहसास दिलाएं कि आप अपना मुताला बढ़ाएं। कम ऐसे तख्लीकार होते हैं जो अपने कारी को ये हौसला दें कि वो अपने मुताले की उपज को और अपनी जो है इन इस्तारों को और इन तशबीहात को समझने के लिए खुद को बुलंद सतह पर लेकर आए। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी नई थी। बहरकैफ आज का जो मैंने अपना जो मकाला आप तमाम अहबाब के हुजूर पेश करना है, उसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले मैं सरसरी सा तारुफ जो है वो आसिफ इमरान साहब का, यकीनन जो उन्होंने तारुफ करवा दिया उसी में से कुछ बातें हैं। फिर उनकी अफसाना निगारी, और फिर लोहे तहय्युर के कोई 2-3 अफसाने हैं, उन पर एक सरसरी सा जायज़ा पेश करूँगा। तो सबसे पहले आसिफ इमरान ने अफसाना निगारी का आगाज़ उस वक्त किया जब वो FC कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया से उन्हें तहरीक मिली। अपने हम जमात और बेहतरीन शायर यूसुफ नैयर ने हौसला अफजाई की और प्रोफेसर डॉक्टर आगा सुहेल ने रहनुमाई की। डॉक्टर आगा सुहेल आसिफ इमरान को अपने हाथों से लगाया हुआ पौधा करार देते हैं और वो हमेशा उन पर नाजा रहे। 60 की दिहाई में जब अफसाना निगारी का रुझान बदला और नया अफसाना अलामती और तजरीदी डगर पर चल निकला, तो बहुत से अदीब इस रुझान से मुतासिर हुए। आसिफ इमरान भी इसी तहरीक की राह में बह गए। नया अफसाना अपने उसलूब के एतबार से ज़रा मुख्तलिफ साबित हुआ। अब अफसाने में मसाइल, सानहात और वाक़यात अलामती और तजरीदी अंदाज में पेश किए जाने लगे। ये अलामती और तजरीदी अंदाज आसिफ इमरान के लाशऊर का हिस्सा बन गया, तो उन्हें अपने माफ़ी ज़मीर के इजहार के लिए तजरीदियत
اور علامتوں کا سہارا لینا پڑا۔ پروفیسر آغا سہیل اس بارے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آصف عمران منفرد اسلوب کے افسانہ نگار ہیں۔ علامت اور استعارہ اس کا ذریعہ اظہار ہے۔ 12-15 سال سے وہ اس میڈیم کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر رہا ہے، تجریدی افسانہ بھی لکھ رہا ہے اور علامتی بھی۔ آصف عمران کا پہلا مجموعہ سائق ناخن ملتان سے 1981 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں جتنے بھی افسانے ہیں وہ قدرے مشکل ہیں۔ ان افسانوں میں لفظوں، علامتوں اور استعاروں کی بھول بھلائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ قاری کھو جاتا ہے۔ لیکن منفرد بات یہ ہے کہ اتنی پیچیدگیوں کے باوجود یہ افسانے قاری کی گرفت کمزور نہیں پڑنے دیتے۔ ان افسانوں میں تشبیہات اتنی جاندار ہیں کہ پڑھنے والا ایک ایک جملے کا حاز اٹھاتا ہے۔ اپنے ان افسانوں کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں، یہ صرف لفظوں کا گورکھ دھندا نہیں، بلکہ ان میں ہر لفظ کو امکانات کے نئے جہانوں اور نئی معنی کی پیرہن سے آراستہ کرتا ہوں، اور تجریدی تکنیک میں لفظ اور خیال کو نیا لب و لہجہ اور نیا آہنگ دینے کی کاوش میں کرب کے زرد پہاڑوں کو سر پر اٹھائے نئی اونچائیوں کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہوں، جہاں پر ذات کی گہرائیاں اور چڑھائیاں ہیں۔ یہی میری پہچان ہے۔ آصف عمران کے افسانے صرف میچور اور پختہ ذہنیت کے قاری سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ علامت در علامت اور استعارہ در استعارہ ایسا جال بنتے چلے جاتے ہیں جس کا سرا تلاشنا ایک کم فہم اور کم علم کاری کے بس کی بات نہیں۔ یہاں پر کم فہم اور کم علم کاری سے مراد میں خود ہوں۔ وہ لفظوں کے ایسے گورکھ دھندے میں الجھا دیتے ہیں کہ اگر ایک سطر سے توجہ ہٹ جائے تو افسانے کی ڈور ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یوسف نیر کے بقول آصف کے افسانے پہلی نشست میں قارئین کو حیران اور پریشان کر دیتے ہیں۔ ان افسانوں کو سمجھنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور پڑھ پڑھ کے ٹھہرنے کی ضرورت ہے، تب یہ افسانے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ براہ راست ابلاغ کے قارئین کے لیے مشہور ہے کہ وہ سرسری طور پر نہ پڑھیں بلکہ بغور مطالعہ کریں، تو ایسی صورت میں آصف عمران ایک قابل فہم اور ابلاغ سے بھرپور افسانہ نگار بن جائے گا۔ آصف عمران کی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کا آدھا جملہ بھی پورا افسانہ ہوتا ہے۔ ان کی کتاب لوح تحیر ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا پہلا زینہ ہی تھکا دیتا ہے۔ اس کتاب کا طریق مطالعہ یہ ہے کہ قاری علم و حکمت کی باریکیوں سے شناسا ہو، لفظوں کی بنت کاری کو سمجھتا ہو، وسیع المطالعہ ہو، لگن اور جستجو سے ایک ایک زینہ چڑھتا جائے، تب جا کر تعبیر و تفہیم ممکن ہو سکے گی۔ آصف عمران ایک ایسا مجسمہ ساز ہے جو اپنی کاریگری سرے بازار نہیں لاتا، بلکہ فن اور مہارت کے اظہار کے لیے کسی گہری کان میں چلا جاتا ہے، جہاں ہنر مندی کی ضرب کاری سے چٹان کو صنم بنا دیتا ہے۔ وہ اس بت کی تراش خراش کے دوران مسکراتا رہتا ہے۔ ہر نئے نقوش کے ابھرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ جاتی ہے اور یوں ایک دلکشا مجسمہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ اس تراشیدہ پیکر کے تیکھے نقوش اور لکھاوٹ کو ایک دبیز چادر میں لپیٹ کر چلا آتا ہے۔ اب اس دیوی کا حسن اور جوبن کسی پر اتنا ہی آشکار ہوگا جتنا اس غار میں ڈھونڈ لینے کی ہمت، اس دبیز چادر کو ہٹانے کا ہنر، اس شاہکار کو دیکھنے کی تاب۔ آصف عمران اپنی اس ہنر مندی کو خود اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان افسانوں کو پڑھ کر اکثر مجھے خود بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں زبان کے ایک میلے میں کھڑا ہوں، جہاں لفظ تماشائیوں کی طرح اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہر لفظ کی اپنی شکل ہے اور ہر پیراگراف میں لفظوں کی بے شمار شکلیں ابھر کر میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ان شکلوں میں جھانکتے ہوئے لفظ، علامتیں اور استعارے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے اور شناخت بناتے ہوئے مجھ سے دوستی کر لیتے ہیں، اور یوں افسانے کا آغاز اور انجام، کردار اور پلاٹ کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور غیر محسوس طور پر افسانہ آگے نکل جاتا ہے۔ آصف عمران کے جو افسانے ہیں لوح تحیر کے حوالے سے،
तमाम तर अफसाने जो हैं वो आम अफसाना निगारों से कदरे थोड़े मुख्तलिफ हैं। उनमें मैं सिर्फ एक दो अफसाने हैं जिनका तज़किरा करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक उनका अफसाना है बेचेहरा ख्वाब। मोहतरम असनात कामल साहिबा को खुश आमदीद कहते हैं जी। बेचेहरा ख्वाब जी, सुन रहे हैं आप? जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम आसिफ इमरान के अफसानों पर। तो उनका एक लोहे तहय्युर में शामिल है अफसाना बेचेहरा ख्वाब। ज़्यादातर ख्वाब बेताबीर और बेमकसद होते हैं। कुछ ख्वाब ख्वाहिशों से मुंसलिक और हसरतों के परवरदा होते हैं। ऐसे ही एक ख्वाब के चेहरे की तलाश में आसिफ इमरान सरगर्दा है। अफसाने का मरकज़ी किरदार मुसन्निफ खुद है। सीगा वाहिद मुतकल्लिम ज़माना हाल में लिखा गया ये अफसाना कुछ अलामती, कुछ इस्तियाराती और कुछ तशबीहाती अंदाज लिए हुए है। अफसाने के बुनियादी अवामिल ख्वाब, जुदाई, माजी, हसरतें और हम सफ़र से मिलने की ख्वाहिश है। बाज़ औक़ात इंसान महफिल में बैठे हुए तन्हाई का शिकार होता है और बाज़ औक़ात तन्हाई में भी यादों की महफिल लगा रहता है। अफसाने का आगाज़ तेज़ हवा और बारिश के मंजर से होता है। मुसन्निफ अपने कमरे में तन्हा है और हवा के शोर से जागता है तो हर तरफ अंधेरे में डूबा हुआ कमरा उसे अजियत देता है, तो वो लाइटर से रोशनी करता है। कमरे के रोशनदान से बारिश की बूंदें जब उसके चेहरे पर पड़ती हैं तो वो माजी के धुंधलकों में खो जाता है जहाँ ख्वाहिशों के अंबार दिखाई देते हैं। अफसाने में नामुकम्मल और गैर नतीजा खेज ख्वाहिशों के काले पहाड़ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। काले पहाड़ की अलामत इंजील मुक़द्दस से अखज़ करता है। ये अलामत जुदाई के मानों में भी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि किरदार की बीवी अपने बच्चों के साथ उसे हमेशा के लिए तन्हाई के कर्ब में मुब्तला करके जुदा हो जाती है। आंधी, तूफान, बारिश और अंधेरे में यादों की कसक और जुदाई का अफरीक इस कदर दर्दनाक अजियत का बाइस बनता है कि वो अफसाने के आखिर में छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है। मुसन्निफ ने अफसाने में आइली ज़िंदगी में मियाँ बीवी के हसीन बंधन में बिगाड़ की वजह को मौजू बनाया है। बीवी अपने खामिद की हैसियत से बढ़कर ख्वाहिशात रखती है और बीवी अपनी अना और जिद में आकर जुदाई को गले लगा लेती है। कहती है मेरी सारी बातें उसकी एक इक्तिबास जो है वो पेश करना चाह रहा हूँ। ये मोहतरमा असनात कमल साहब, आप अपना माइक जो है वो बंद कर लीजिएगा जी प्लीज। एक कोटेशन है कि एक इक्तिबास है, मेरी सारी बातें उसके जिद के पत्थर से टकरा टकरा कर जख्मी हालत में वापस लौट आती हैं। मेरे सारे लफ्ज और दलाइल उसके सामने अपनी मानी की कबा उतार देते हैं, मगर जिद का बेजान पत्थर बेहिसी की गहरी नींद सोता रहता है। अफसाने में जमाने की दायरवी तरतीब के उसलूब को अपनाया गया है। अफसाना जिस मंजर से शुरू होता है उसी मंजर पे आके खत्म हो जाता है। अफसाने का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो तूफान, बारिश और गहरी अंधेरी रात का ये मंजर मुसन्निफ के जहन पर गहरे नक्श साबित किए हुए है। शायद ये वही वक्त है जब उसकी बीवी उसका बच्चा लेकर उसे छोड़ गई और आज फिर जब वही मंजर रूनमा हुआ तो मुसन्निफ जहन के लाशऊर में उन्हीं लम्हात का कर्ब दोबारा जी उठा और उस ज़हनी कश्मकश में उसने मौत के जाम को मुंह से लगा लिया। इस तरह और भी उनके जो हैं अफसाने हैं जिनमें मैं सिर्फ और जो है बस दो अफसाने हैं उनका सरसरी सा जो है तज़किरा करूँगा। इनमें से एक है ट्रैक्टर ट्राली। कदर आसान है और चूँकि ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क अजीज़ के ज़रखेज़ तरीन खित्ते साहिवाल से उनका ताल्लुक़ है, तो उसी ज़मीन की और उसी इलाके की जो हमारी रिवायात हैं इस अफसाने में उन्हीं को जो है उन्होंने बयान किया। ट्रैक्टर ट्राली एक ऐसा अफसाना है आसिफ इमरान ने जिसको आप अफसाना नहीं उनकी ज़िंदगी का बल्कि गोशा करार दे सकते हैं। ये उनके बचपन की एक झलक है और उनके बुढ़ापे की एक कसक। यहाँ बुढ़ापा आसिफ इमरान को मैं बहुत बूढ़ा नहीं कह रहा, बस नौजवान से थोड़ा सा नौजवान ज़्यादा कह रहा हूँ। ट्रैक्टर ट्राली एक खालिस देहाती आदमी की कहानी है जिसे अपने वसेब के खालिसपन से मोहब्बत है, उसे अपने अहद की इक़दार से इश्क है, उसे बैसाखी की फसल की कटाई के मौसम से प्यार है,
उसे गाह करने के अमल से इस कदर दिलचस्पी है कि चीफ इंजीनियर के ओहदे से सबकदोश होने के बाद भी वो इसी अमल का हिस्सा बनना चाहता है और लाठ पर बैठकर बैलों को हाँकना चाहता है। आसिफ इमरान के हालात जिंदगी और उनकी शख्सियत में झांकने के लिए ये एक बेहतरीन तहरीर है जो उनके बचपन के इश्क की सरसरी दास्तान भी है। आसिफ साहब, यहाँ मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत है। कर रहे हैं सामना। जी, आसिफ इमरान के, मैं दोबारा दोहराऊंगा अपना जुमला कि आसिफ इमरान के हालात जिंदगी और उनकी शख्सियत में झांकने के लिए ये एक बेहतरीन तहरीर है जो उनके बचपन के इश्क की सरसरी दास्तान भी है और कदीम तरीका है ज़रात की तस्वीर भी। मुसन्निफ ज़माने की जिद्दत और नित नई ईजाद होने वाली मशीनरी से पुराने औजारों की तब्दीली पर अफसरदा नहीं मगर दिल में खुश भी नहीं। उसका हकीकी दुख तो ये है कि नई नस्ल किस कदर अपनी बुनियाद और माजी से बेखबर है और मुस्तकबिल के पीछे दरबदर हो रही है। अफसाने की खूबसूरती ये भी है कि आसिफ इमरान एक खालिस्तान मजहबी आदमी है और अपनी इस कहानी में हज़रत ईसा के अहकामात और बाइबल मुकद्दस की आयात को सजाकर पेश करते हैं। आसिफ इमरान क्योंकि एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उनके दिल में किसानों, काश्तकारों, मजदूरों और जमींदारों की मेहनत पर डाका डालने वाले कमीशन एजेंट माफिया के लिए कुछ तल्ख तजर्बात जो हैं वो भी झलकते हैं। आसिफ इमरान, आखिर में मैं अपने बात को समेटते हुए कि आसिफ इमरान अफसाना निगारी में अपने उसलूब के मुजद भी हैं और खातिम भी। वो कारी को सीधी सादी कहानी बताने की बजाय थोड़ी मेहनत की तरगीब देते हैं। उनके अफसाने सकालत लफ्जी का शिकार हैं मगर कोई भी ज़ीरक कारी मामूली से काविश से उनके अफसानों में छुपे मानी और मफाहीम तक पहुंच सकता है। जब ये अफसाने कारी पर खुल जाते हैं तो आसिफ इमरान को उनकी फ़नी चाबकदस्ती और हुनरमंदी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आप तमाम लोगों की खूबसूरत समाअतों का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आपके बहुत अच्छे ख्यालात। और हमारे साथ असनात कमल साहबा जुड़ी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। मेरा ख्याल माइक उनका बंद है अभी। चले, उनसे पहले हम एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, उर्दू अदब पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इससे पहले कि मैं उनको लोहे तहैयर पर इज़हार ख्याल के लिए दावत दूं, मैं आसिफ इमरान साहब के किताब से एक अफसाने का एक इक़्तिबास आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। अफसाने का नाम है हैरत कदा। ये सफ़ा नंबर 84 पे है। वो दो छोटे छोटे इक़्तिबास हैं। उस वक्त खुदा की अज़ली तन्हाई और गहरी हो जाती है मगर वो नामालूम से मालूम की तरफ अपना सफ़र जारी रखता है और वक्त की खेती में अपने भारी पैरों के निशानों को बोता है और उन निशानों के दरमियान अनगिनत सदियों के बोसीदा जिस्म लटक रहे हैं जिस पर जगह जगह कारी जख्मों के निशानात हैं। अंधेरे के बादलों से उम्मीद का एक सितारा निकलता है जो उसकी रहबरी करता है। बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही फजा में तहलील हो जाता है क्योंकि जमीन के जिस्म की आग उस की कुव्वत का आखिरी कतरा चूस लेती है मगर फिर भी प्यासी है। वो अपनी आग में ही जलकर खाकस्तर हो रही है। दिन धूप की तमाज़त और हरारत से महरूम हो गया है मगर फिर भी उस उम्मीद पर जिंदा है कि वो दिन जरूर आएगा जब उसकी सारी कुव्वतें लौट आएंगी। दूसरा पैरा है जी, छोटा। बूढ़ी कायनात सर पर अफाकी लम्हों में
खुदा की तन्हाई और रूह के समंदर की रोशनी में इंसान के स्याह बदन की कश्ती, तनहा कश्ती और अनगिनत लहरों में साहिल के नामौजूद जर्रात किरण किरण बनकर उसके ज़ेन के तारीक ताक में उतरते हैं और कंदील बन जाते हैं। वक्त का सहरा का पहला बगोला सब ज़बानों के निशानों पर से गुजर रहा है और वो अपने होने के सबूत का इश्तहार अपने चेहरे की दीवार पर लटकाए बड़े चौक में आ जाता है और अंधे कुएं से सदा का पहला परिंदा उड़ता है। अब यहाँ पर देखें एक फिक्रा जो बहुत ही फलसफियाना है। वो अपने होने के सबूत का इश्तहार अपने चेहरे की दीवार पर लटकाए बड़े चौक में आ जाता है। इससे मुझे बहुत बड़ा एक फलसफी याद आता है, रेने डिकार्ट, जिसने फलसफे का बुनियादी आंसर के बारे में कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इंसान सोचता है इसलिए वो अपने होने का सबूत भी देता है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब मैं दर्द देता हूँ शायरा, अदीबा और नसर नगार और दानश्वर हैं। पाकिस्तान के उर्दू अदबी हलकों में मुतहरक शख्सियत के तौर पर जानी पहचानी जाती हैं। इन्होंने लोहे तहैयर पर अपना तबसरा भी किया है जो किताब में शामिल है। इनसे दरख्वास्त है कि हमें अपने ख्याल से नवाजें। जनाब मोहतरमा असनात कमल, लाहौर पाकिस्तान से। हेनरी है, हरीश नहीं, या शायद आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असरात साहब, माजरत चाहता हूँ, हरीश पैसी का जिक्र हुआ है, उनका मैसेज अभी अभी आया है कि वो अपने काम के सिलसिले में एक एमरजेंसी में गए हैं। अगर वो जल्दी फारग होंगे तो वो ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो जेल में कैदियों के साथ वो बसता है। तो हो सकता है कि वाकई उनको कोई एमरजेंसी काम पड़ा है, तो जब वो आएंगे तो शामिल हो जाएंगे। तो मोहतरमा असनात कमल। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आज की शाम इस शानदार प्रोग्राम के लिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, सबको आ रही है। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? पूछना चाह रही ना इंटरनेट दा स्लो हो हाँ गया। जी, मुझे तो आ रही है। मैं पाकिस्तान से। जी जी, असनात कमल, हम सुन रहे हैं, जारी रखें। चले तरह के भी जो भी आप तक मुझे आप कबूल कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत आवाज, सुरीली आवाज आ रही। थैंक यू सो मच। बस छोटा सा एक तबसरा समझ लीजिए। जी जी। बहुत कम टाइम लूंगी इसलिए कि नेट प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि जरा अच्छा। लोहे तहय्युर एक खूबसूरत नाम है और इसको पढ़ के ही मतलब तहय्युर जो है वो हमारे लिए फैलने लगता है, झूमने लगता है और अच्छा लगता है। एक अफसाना पढ़ते हुए मैंने देखा, कुछ लिखा था। एक ख्वाब मैंने बहुत पहले देखा था, जब सिर्फ मैं था। मैं वो नहीं था जो उससे मिलने के बाद हो गया हूँ। अब मुझ पर तन्हा रहने की ख्वाहिश का राज खुलता है। इससे मिलकर मैं बिछड़ नहीं सकता। इसके बाद भी उसकी मौजूदगी का एहसास नए रूप में तन्हाई का जमे गफीर लेकर मुझ पर हमला आवर होता है। वो दूर है मगर उसकी शख्सियत का असर अब भी मुझे अपने असार में कैद रखे हुए है। मेरा दम घुटने लगता है और उसकी यादों का काफिला मेरे रास्ते का पत्थर बन जाता है। मेरे ज़हन की नस नस उसे पुकारती है। आसिफ इमरान के यहाँ लफ्ज़ों की बुनत में एक कशिश है। वो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला बंदा नहीं,
स्टिल हो गई है हाँ जी जी वो जी जी ख्वाबों में रहने वाला और पाबंदी भी नहीं, पूरे सपनों का कायल भी नहीं, उससे हकीकत पूरे रोक तलाश है कि उन्हें खड़ी दलाल से करने की कोशिश करती है और ख्वाब एक शराब है। इसलिए वो लिखता है मेरी कोई रिवायत नहीं मगर मुंह में जैतून की पत्ती है। वो वो जात के उन समंदरों में घिरा है जिनके अंदर वक्त का सयाल मादा एक दायरे में बह रहा है, और जब उसकी मरकज पर खड़ा एक सवाल बनकर रह गया, सवाल कहाँ से आता है, जवाब कहाँ को जाता है, इन सबसे इनकारी है, मगर वो इस माजी और मुस्तकबिल की जुबानों में पकड़ा परिंदा है और हर आने वाले वक्त में अपनी आजादी के दिन गिनता मगर लफ्जों के कटहरे में काशिर अपनी शनाख्त से मुनकर नहीं है, और फिर बेचैरगी के समंदर में डूबने लगता है। आसिफ इमरान के इंसानों में अफसानों में एक मावराई कैफियत उसकी तहरीरों को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। वो टूटी हुई कश्तियों से पुल बनाता और फिर उसी के सहारे की कोशिश करता है। उसने अपने लिए सीधे और रवायती रास्ते का इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो लफ्जों की मुश्किल है, उसकी राह पर चलता और कील कांटे साफ करता है। वो ऐसे ही मेरा ख्याल है इंसानों को कि खुदा की सूरत पहुंची। हेलो, जी आपका मेरी नेटवर्क मेरी सही आवाज काम नहीं कर रहा है, कभी बंद हो जाती है, अभी आ रही है आवाज आपकी। नेट पे है, कभी चली जाती है, कभी मतलब मैंने आपको कुछ सुना आया क्या, मतलब मैं इसके लिए क्या करूं? नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जारी रखना चाहते हैं इसी सिचुएशन में तो वो मोस्ट वेलकम, वरना जब ठीक हो जाएगा दोबारा आपको जहमत दे दें। कोई ना, वो मतलब थोड़ा सा है प्रॉब्लम, इसको मैं ठीक करूं। तो हम ऐसे करते हैं अभी कि आपकी आवाज नहीं, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है मैडम। अभी के लिए फिर जी समझ लग रही है। जी जी कंटिन्यू। बस तो कभी कभी जी कभी कभी जो है ना, वो जो है ना, नहीं, मेरा ख्याल काफी आवाज कट कट कर आ रही है, समझ तो नहीं आ रही बात। तो इससे बेहतर है कि आप मुझे नहीं पता नेटवर्क नहीं। सही कर ले, फिर जब सही हो जाए तो फिर दोबारा आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। नेटवर्क के साथ ही है कि मेरे साथ जाती कर रहा है, और मुझे जो है ना, मैं इतनी मतलब तैयारी करके बैठी हुई हूँ और मुझे बात नहीं करने दे रहा। ये मसला है। भी आवाज नहीं आती है, भी आपकी आवाज आ जाती है, कभी कभी आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है। अभी तो आ इस रही तरह है फिर आपकी थोड़ा सा आवाज। मजा जी कभी कभी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आप किसी और से कहिए, कंटिन्यू जी कर लें। जी बहुत तो शुक्रिया, मैं आप जुड़े रहें, और जब आपका नेटवर्क सही हो जाए तो दोबारा आप एक काम और कर सकती हैं, अपना वीडियो ऑफ कर दें। वीडियो ऑफ करें, शायद फिर हम आवाज सही सुन पाए आपकी। आप वीडियो स्टॉप करके चेक कर लें, जरा ट्राई कर लें। वीडियो ऑफ कह रहे हैं कि वीडियो ऑफ करें, शायद उससे थोड़ी ना स्टार्ट वीडियो। जी अब हाँ सही जी, आ रही है आवाज। जी अब आवाज आ रही है। जी जी कंटिन्यू। अच्छा, अब आवाज आ रही है, मेरी तस्वीर नहीं आ रही है ना। जी जी हाँ जी, कुछ कुछ पढ़ूं, कुछ कहूं। जी जी आप जारी रखें, अपनी हेलो, बात जारी रखें। अजीब सी तहरीर थी, मैं पढ़ती चली गई। ये एक्शन है, लफ्जों का बर्ताव भी अपनी जगह मांगता है। अफसाना अपने अलामती ज़हूर में हो या तजरीदी,
आर्ट में लफ्जों का लिबादा पहना दिया जाए या फिर इस तैराती जुबान को इशारों किनारों के कील कांटों से लेस करके मैदान में उतार दिया जाए, फिर ये क्या है, कुछ तो अनोखा है, निराला, नया और अछूता। कभी कभी आसिफ इमरान की कहानियों के सारे परिंदे उड़कर मेरे दिमाग की मंडेर पर बैठे अपनी अपनी चोंच के पत्थरों से नए नए जाविया है जिंदगी के भेद खोलते हैं। सदियों पहले के रसीले लम्हे भी इसकी तहरीरों में गुनगुनाते हैं, तो सदियों बाद के बरकियाती तरक्की के दायरे गोल गोल घूमते उसकी स्लीप पर लटकी लाश को जद में लेते हैं, जहां उसको सांस लेने का मौका भी मुश्किल मिलता है। उसकी तहरीर में हीरो को अपने हीरो होने के एहसास को मुंजमद होने से बचाना पड़ता है। उसकी हीरोइन किसी गहरे गार में लंबे लंबे सांस लेती जिंदगी की जद्दोजहद करती नजर आती है। आसिफ इमरान के अफसानों में कुछ किरदार अपना भरपूर एहसास दिलाते अपनी जगह पर अटल तरीके से कायम है, जैसे ईसा, हुसैन, फरीद और बुल्ले शाह अपना अपना किरदार निभाते नजर आते हैं। मुख्तलिफ रूप धारे बहुत से किरदार कभी कभी तो पर कभी रास्तों की दलदल से बचते अपने होने का खोज करते हैं। वो ख्वाबों की दुनिया में भी एक लामतनाही बोझ के साथ पथरीले पहाड़ों पर नंगे पांव चलता है, तो जा बजा खून के धब्बे उसकी दास्तान बयान करते हैं। बहुत सी कहानियों में उसका हमजाद भी उससे पहले अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वो हर कहानी में अपना असली किरदार से पहले अदा करता है। कई तहरीरों में कहानी भी अपनी झलक दिखाती है, जैसे ट्रैक्टर ट्राली, ब्रेकिंग न्यूज, थके मुसाफिर की मंजिल, भीगी रात का कर्ज। आसिफ इमरान रवायती कहानीकार नहीं, वो इस रवायत ज़दा कहानी के डगर से हटकर चलना चाहता है। वो बोलते हुए चंगाड़ते दरिया की माने अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। उसके यहाँ लफ्जों की कमी नहीं, वो अल्फाज के सारे। हेलो, जी सुन रहे हैं हम। टाइम कवर भी हो। ठीक है, ठीक। आसिफ इमरान रवायती कहानीकार नहीं, वो इस रवायत ज़दा कहानी के डगर से हटकर चलना चाहता है। वो बोलते हुए चंगाड़ते दरिया की माने अपना रास्ता खुद बनाता है। उसके यहाँ लफ्जों की कमी नहीं, वो अल्फाज के सारे सिक्के अपनी तजरीदी कहानी के कशकोल में डाल देता है, मगर कहीं भी मुतमईन दिखाई नहीं देता। एक बेचैनी बेकरारी उसकी हड्डियों के गुदे को पीसती और हवा में उड़ाती है। उसके होंठों पर प्यास का तल्ख जायका जमा हुआ है। तालू खुश्क है, खुश्क हल्क से चिपका हुआ किसी दुम कट्टी छिपकली की तरह उसे देखता और लहू का जाला बुनता है। वो लफ्जों की कुमारी जमीन को सरसब्ज करना चाहता है। हैरतों के दरमियान वो एक ऐसी दुनिया बात करना चाहता है जहां जन्नत और दोज़ख का तस्वुर ही ना हो। एक अनोखी दुनिया जो आज तक किसी की समझ और सोच में ना आई हो। उसने बाइबल मुकद्दस के हवाला जात का आजादाना इस्तेमाल किया है, जो कहानी के वजूद को असातीरी रंग अता करते हैं। कहानी को एक पुरस्कार के लिए पेट दिया गया है। बहुत खूब। जी जी। मावराई फिजा एक तलस्मी माहौल जिसमें चुड़ैलें भी कैद हैं और परियां भी अपने पर रूई के नरम नरम गालों जैसे बादलों पर अपने हुस्न की शम्मा जलाती और हमजाद के बदन को धड़काती तड़पाती हैं। इस सेफज़दा फिजा में कहानी के तसलसल को कायम रखना आसान नहीं। तजरीद और अलामतों से निकलकर कहीं कहीं कहानी अपना असली वजूद पहनती है, अपना एहसास दिलाती है। आखिरी अफसाना भीगी रात का कर्ज अलामती तहरीर की एक खूबसूरत मिसाल है। औरतों के मुख्तलिफ रवैयों पर एक जिंदा तहरीर, जो एक जादुई बुलावे की लपेट में एक मुर्शिद की तलाश में वो अपना आप फना के हवाले कर रखता है। उसकी सोच की ताकत एक बिखरे हुए नाग की तरह शूखती है और रास्ते में आने वाले हालात की नदी को एक घून में पी जाना चाहती है। वो लम्हों को जंजीरों में कैद करता मगर अपने गैर मरे वजूद से निकल भागते हैं। कहानी की उफरीत ने हर शय को साकन कर रखा है, हत्ता कि लिखारी कहीं कहीं कहानी में बंधा हुआ खुद को छुड़ाने की तगोदो में जख्मी दिखाई देता है। एक तहय्युर फिजा में बिखरा हुआ है और हैरतों की कुशादा राहों पर भी आइनों के टुकड़े दरियाफ्त कर लेता है, जो कदमों के पैरहन तार तार करते अपनी बरहंगी का लहू हर पगडंडी पर छोड़ते चले जाते हैं। आसिफ इमरान के हाथों में थमी हुई इस लौ का हर लफ्ज अनोखा है। जैसे लोहे अजल पर तकदीर के फैसले लिखे थे, तो लोहे तहय्युर पर आसिफ इमरान की तिलिस्मी फिजा में सांस लेती नामालूम कहानी अपने फैसले की मुंतजिर है। हैरतों की फसीलों पर कटे परिंदे कतरा कतरा बहते लहू के कतरों से अपना कुशीद करते अपने वजूद को जिंदगी बहम पहुंचाने की तगोदो में हरासा और हल्का नजर आते हैं।
मगर कहानी यहीं कहीं कैद है। वो जब आजाद होगी तो अपना फैसला खुद लिखवा लेगी। आसिफ इमरान, आपको बस लिखते जाना है। आप पर सलामती हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़े अच्छे ख्यालात खूबसूरत अंदाज में पेश किए। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हमारे साथ अमेरिका से भी एक ऑब्जर्वर जुड़े हुए हैं, शहजाद अंजम, बहुत अच्छे तबसरा नगार भी हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो अगर वो कुछ कहना चाहें तो शहजाद अंजम जी, माइक अपना जी खोल लें। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो आज ऑब्जर्वर की हैसियत से ही शामिल हूँ और जी जी मुझे खुशी हो रही है कि आपकी बातें सुनूं। मेरे ख्याल में बस 2 लाइनें कहूँगा क्योंकि बेहतर है कि मैं दूसरों को टाइम दूं जिनको आज खास तौर पे मदऊ किया गया है। जी। मैंने अभी कुछ अफसाने ही पढ़े और जो लैंग्वेज और जो जिस तरह इन्होंने बात की है, जो मैं कहूँगा जो वर्ड की क्राफ्टिंग है वो बहुत खूबसूरत है। और आप उसको एक दफा पढ़ के आपको दिल चाहता है कि आप दोबारा पढ़ें और उसकी गहराई में उतरें। कहीं कहीं आप उसके एक एक लफ्ज को, और फिर कुछ नए नए लफ्ज भी उसमें ऐसी क्राफ्टिंग है जैसे सोच के जाविये। मैं बिल्कुल कुछ अभी इसी तरह सोच के, जैसे अभी दूसरा इनका अफसानों का मजमू है, तो बहुत खूबसूरत क्राफ्टिंग है, बहुत खूबसूरत अंदाज है। और मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि तजरीदी अफसाना बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में हमारे पास हैं। नज़्म में बेशक कुछ नाम है, अफसाने में मजरुल इस्लाम है और जो 2-4 और नाम है, और उनमें एक ये खूबसूरत तरीन एक इजाफा है। मैं ज्यादा टाइम आज नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपके साथ और आपकी बात सुन रहा हूँ। मेरी बहुत दुआएं और खुदा मंजूर कलम बख्शे। और मैं हमतन गोश हूँ कि आप सब जो मुतबिर और दानिश्वर हजरात हैं आपकी राय सुनो। बहुत शुक्रिया, बहुत नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया सर जिनफे गौरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया जनाब। कि आप लाइव हमें ज्वाइन किए हुए हैं और हमें सुन रहे हैं और अपनी राय से भी हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया है। हमारे साथ एक और दानिश्वर और बड़े अच्छे इंसान जुड़े हुए हैं, दरस व तदरीस से वाबस्ता है, उर्दू अदब पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनसे कहूँगा कि वो भी इजहार ख्याल करें। जनाब डॉक्टर अनिल सैमुअल साहब जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, अपना माइक खोल लें। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी, जीनफे गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तंजीम साकवा एंड सांबा शायद नाम है, इसके लिए इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इतनी अच्छी नशिस्त के लिए ऑनलाइन। मेरे सामने है लौहे तहय्युर और इसमें 7 इजहारिये और 11 अफसाने हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं इजहार ख्याल जो है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपनी राय दे रखी है, उसको ना ही पढ़ूं पहले और मतन को देखा जाए, ताकि वो एक बड़े लोगों की जो राय होती है वो फिर बात का आपकी एनएफ भी बन जाती है। तो 11 अफसाने जो बामुशक्कत कैद से रिहाई से शुरू होते हैं, सिलसिला शुरू होता है भीगी रात का कर्ज पर खत्म होते हैं। तो ये जाहिर है कि हैरत कदा तो है, और जो हमारा शौरी या लाशौरी जो सरमाया है वो उसमें हैरत एक बहुत कीमती चीज़ है और इंसानी शऊर के लिए एक ईंधन का काम भी करती है। तो आसिफ साहब के अफसानों की फिजा जो है वो तो जाहिर है कमाल है, और वो एक तिलिस्माती फिजा बनाने में महारत रखते हैं बहुत। और ये महारत मुझे लगता है, मेरा अपना ख्याल है, मैं कोई इस पे कोई बहुत ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है कि ये कोई इनको नेचुरल है, ये मश्क से इतनी ज्यादा या किसी तरबियत से ये चीजें नहीं होती हैं। खास कलम में जोर होता है जो इतने ज्यादा इस्तारे अलामतें और ऐसी फिजा बनाते हैं जो आम डगर से बहुत हटकर है। जाहिर है ये फिजा नई नहीं है।
محمد حسین آزاد کی جو تمثیلیں پڑھتے ہیں تراجم ہے کچھ ظاہر ہے اور کچھ ان کی توازات ہے، اس میں بھی یہ فضا میں نظر آتی ہے. انتظار حسین کے ہاں نظر آتی ہے، نیر مسعود کے ہاں نظر آتی ہے. خلیل جبران کو تو وہ بھی اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن ایسا جو روایتی یا روایت سے جڑا ہمارے استارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آصف صاحب ایسے کمال اور ماہر قلم کار ہیں کہ انہوں نے اپنا بھی ایک استاراتی نظام قائم کیا ہوا. پورا استاروں کا ایک سسٹم ہے ان کے پاس، اور ان کے ہاں جو استارے ہیں وہ ہمارے یہاں کی ڈکشن سے ان کا وہ لیتے ہیں، یعنی وہ فارسی آمیز نہیں ہے جو عموماً ہمارے ہاں ہے، جیسے منہ کے گھونسلے ہے یا ہوس کی لکڑیاں، یہ ہمارے یہاں کا ڈکشن ہے اور یہ خالص اردو ہے یا اسے ہندی بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس سے ان کی دھرتی سے جڑت کا بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو مہارت ہے، ان کا جو قلم چلتا ہے، اور وہ ایک ایسی اپنے وجود کے سفر پر لے کے چلتے ہیں اپنے کاری کو. اور پھر استاروں کا ایک گھنا جنگل ہے اور ہر آگے ایک نیا استارہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے. آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک اور استارہ ہے اور استاروں پر استارے ہیں، اور آپ آصف صاحب سے پھر جان نہیں چھڑا پاتے. پھر آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ان کی انگلی تھام کے آپ ایک ایسے سفر پر روانہ ہوتے ہیں کہ پھر بس سفر سے چھٹکارا بڑا مشکل ہے. یہ اصل میں اپنی ان کی من کی کتھائیں ہیں، ان کے وجود کا یا جو وجود کا لا حاصل پن ہے، یہ اس کی آہ و فریاد ہے جو وہ استاروں کی شکل میں کرتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے. اور باب مشقت قید سے رہائی، بے چہرہ خواب، بہتا دریا ساکن پانی اور بے نام سفر کا منظر، یہ چاروں افسانے مجھے تو ایک ہی سلسلے کی کڑی لگتے ہیں. ایک افسانہ جہاں ختم ہوتا ہے، استاروں کا ایک دوسرا سلسلہ یا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور بات جا کر کہیں پر ہمیں بریکنگ نیوز میں ایک بریک ملتا ہے، ورنہ اس سے پہلے ایک وہ چاروں افسانے میری نظر میں وہ ایک ہی افسانے کے 4 حصے ہیں. اور میری آصف صاحب سے پہلے ایک اور انجینئر پکچر نگار کو پڑھا ہم نے، یا میں نے پڑھا، عبداللہ حسین، وہ کیمیکل انجینئر تھے، اور دوسرے آصف صاحب الیکٹریکل انجینئر. لیکن دونوں نے ہی یہ جو کائنات کو آرکیٹیکچرل یعنی انداز سے دیکھا، اور دائروی زندگی اور جو فطری زندگی ہے، اور زاویوں اور مثلث اور کونوں والی مصنوعی زندگی کا جو اس کے بارے میں شعوری اظہار کیا ہے، یہ ان کے ہاں بھی نظر آیا اور مجھے آصف صاحب کے ہاں بھی یہ بڑی شدت سے نظر آیا. اور ظاہر ہے میں بہت ظاہر حیرت کے ساتھ ہی 11ویں افسانے تک میں نے ایک ہفتہ لگا اس کو پڑھنے میں، اور وہ حیرت کی فضا جو ہے وہ آخر تک رہتی ہے. لیکن اس میں آخری جو کچھ افسانے ہیں وہ اس میں استاروں سے ذرا تھوڑا سا اجتناب برتنے کی کوشش کی ہے آصف صاحب نے، لیکن وہ اس طرح سے وہ فضا پھر رہی بھی نہیں ان کی جو پہلے افسانوں کی فضا ہے، خصوصاً پہلے 4 افسانے ہیں. آصف صاحب جیسا ماہر قلم کار جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں. اور یہ جو اساطیری فضا ہے یا طلسماتی فضا ہے، یہ وہ کہ نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. اگر ہم آپ نے ذکر کیا کہ آگ کا دریا سے انہیں انسپریشن ملی، تو آگ کا دریا میں بھی کچھ حصے ایسے آتے ہیں جو آپ کو اساطیر میں لے جاتے ہیں. گارشیا کو میں نے کچھ پڑھا، تھوڑا سا آپ میں سے بھی پڑھا ہوگا. گارشیا کے ہاں بھی یہ آتا ہے جس کو میجیکل ریئلزم کے نام سے بھی ہم کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں آمنہ مفتی کا بالکل کچھ عرصہ پہلے پانی مر رہا ہے کے نام سے ایک ناول بھی ہے، اس میں بھی اس طرح کی فضا ملتی ہے. اور بلا شبہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ آپ کو اساطیری فضا بھی قائم کرتے ہیں، طلسماتی فضا بھی قائم کرتے ہیں، اور استاروں میں بات کرتے ہیں. علامت میں
اور آپ ان کی اس کتاب کو سائٹ پر بھی نہیں رکھ پاتے اور آپ کم از کم اسے ختم کرتے ہیں, آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آصف صاحب ایک بہت منفرد قسم کے فکشن نگار ہیں. لیکن مجھے اب میں اپنے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بات کرنی چاہیے, کہ فکشن میں یا کسی بھی ادب میں اور کاری میں ابلاغ کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ایک تار سے جڑا ہوتا ہے کاری اپنے ادب کے ساتھ, اور اس میں ابلاغ یا تفہیم کا ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسی فضا جو ہے وہ ابلاغ میں مشکل پیدا ہوتی ہے, چاہے وہ ہمیں ضرور پڑھنا بھی پڑتا ہے, ہمیں ستاروں کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمارا مطالعہ بہت ہونا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں اگر میں اب یاد کروں تو مجھے کوئی افسانہ شاید یاد نہ ہو. ٹریکٹر ٹرالی تھوڑا یاد ہوگا, بریکنگ نیوز یاد ہوگا, کیونکہ اس میں کہانی ہے. کہانی سے ہٹ کر مجھے استارے تو یاد ہیں. مجھے حاملہ بادل نہیں کبھی بھولے گا کا استارہ, حاملہ بادل پہلے نہیں کہیں پڑھا, یہ بڑا کمال استارہ ہے. اور 7 ستاروں کی ایک آتا ہے, 7 ستاروں والا کوئی بات ہے اس میں, مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا. بہرحال حاملہ بادل ہے. تیسری آنکھ کا ذکر بہت ہے, ظاہر ہے تیسری آنکھ ہمارے ہاں ایک شعور کی آنکھ ہے. اس کے علاوہ ان کے ہاں ذہنوں کا آتشدان, ہوس کی لکڑیاں, جواب کی مچھلی, اور رائے کا خنجر, جنبش کا انجیکشن, اور اس طرح کے ایسی 7 ستاروں والی کائنات ہے. تو یہ استارے بڑے کمال استارے ہیں, اور ہر استارہ مجھے تو ایک افسانہ لگتا ہے. یعنی حاملہ بادل ایک پورا افسانہ ہے. اور لیکن یہ استاروں کا یہ جو ایک اتنا ذخیرہ ہمارے پاس آتا ہے, اس سے ابلاغ جو ہے بلا شبہ متاثر ہوتا ہے. اور جب میری نظر میں, میرا خیال ہے سادہ کہانی لکھنا ایک مشکل کام ہے, اور ایسا مشکل کام آصف صاحب ہی کر سکتے ہیں جو اتنے مضبوط قلم کے مالک ہیں. کیونکہ اگر میں اپنا پسندیدہ افسانہ نگاروں میں بلا شبہ آصف صاحب بھی ہیں. غلام عباس کا اگر ذکر کرنا چاہتا ہوں, غلام عباس کے ہاں تو 2 مترادفات بھی اکٹھے نہیں آتے نا. رنج و علم ہے تو رنج کہیں گے, علم نہیں کہتے. لیکن ان کی کہانی جو ہے وہ بہت کچھ کہہ جاتی ہے, اور وہ کہانی کاری کے ساتھ رہتی ہے اور کاری کی زندگی کا حصہ بھی بن جاتی ہے. جیسے آنندی ہے. استاروں میں یا علامت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استارہ جو ہے وہ کاری کے ساتھ نہیں چلتا. آپ کچھ دیر کے لیے حظ اٹھاتے ہیں, آپ اس تحریر میں گم ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے ساری چیزیں بڑی حیرت کا باعث ہوتی ہیں. لیکن بلا شبہ فکشن اپنا فریضہ پوری طرح سر انجام نہیں دیتا, میری ناقص رائے میں. تو میں کہوں گا کہ آصف صاحب جب اگلے افسانے لکھیں تو کہانی کو بنیاد بنا کر لکھیں, تو ان کا جو یہ تو خداداد صلاحیت ہے ان کے پاس, اور اس میں ان کی مشقت اور تربیت بھی ضرور شامل ہے, وہ بلا شبہ ان کے لیے ایک اور جو افسانے جو کہ زبان زد عام بھی ہو سکیں گے, وہ ضرور وہ لکھ سکتے ہیں. میں کچھ جو ایک فکشن کے حوالے سے میں 1-2 چیزیں جو مجھے بہت کمال لگی, جس سے مجھے لگا کہ اگر کہانی ہو تو کتنا اچھا ہے, اور میں آپ کو وہ ایک آدھ چیز سنانا چاہتا ہوں. مجھے بس دیجیے, زیادہ وقت تو نہیں میں لے رہا جی. نہیں بالکل صحیح ہے. میرا خیال مائک آپ چھوڑ دیں تو زیادہ اچھی آواز آئے گی. اچھا جی چلیں, میں نے دیکھا اچھی ہو گئی. اچھا چلیں. میں یہ جی ایک یہ ذرا اب اتنا خوبصورت فکشن ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے جی بریکنگ نیوز سے. جیسے میں نے کہا کہ بریکنگ نیوز واقعی ہی اس میں چونکہ کہانی ہے. ٹریکٹر ٹرالی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آصف صاحب کی اپنی زندگی کی کہانی ہے. گو کہ ہر ایک افسانہ آصف صاحب کی اپنی ہی کہانی, اپنے وجود کی کتھا ہے, اپنے اندر کی دنیا ہے, اور آصف صاحب کے ہاں کوئی دوسرا کردار بھی نہیں ہے. جو کردار آتے ہیں وہ اتنے دھندلے اور اتنے ادھورے ہیں کہ وہ کہانی کا حصہ ہی نہیں بنتے. یہاں تک کہ شاید بریکنگ نیوز میں ان کی ان کے جو کردار کے ساتھ بیگم ہیں وہ کچھ تھوڑی سی جاندار کردار ہے. اس کے علاوہ کردار عورت, بچہ,
माँ के मतलब उनके नाम आते हैं, उनके रिश्ते आते हैं, उनका नाम कोई नहीं है, और उनका कोई हमें उनकी प्रेजेंस भी नजर नहीं आती अफसाने। तो एक सिर्फ आसिफ साहब की अंदर की दुनिया है, या आसिफ साहब जिस दुनिया में हमें ले जाना चाहते हैं वो है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज से एक जरा देखिएगा, मेरे होंठों का लम्स उसके होंठों के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि आमादगी जाहिर करने वाली बहुत खूबसूरत समुद्री झील की मानंद है। उसकी नाक इतनी सुतवा है कि यूं लगता है कि उसकी तख्लीक का बुनियादी मकसद सांस लेना नहीं बल्कि दिलकश नजर आना है। अंधे जज्बों के पुरशोर सागर में उसकी आंखों का इसरार कई जमानों की दास्तानें लिए हुए है, गुल रंग, दिलरुबा और पत्थर दिल पिघला देने वाली दास्तानें। तन्हाइयों के इस जंगल में हम एक दूसरे के बदनों की गर्मी में पिघलते एक दूसरे को यकीन के नशे में नहला रहे हैं कि हमारे अलग अलग वजूद असल में अजल से एक ही थे और आइंदा भी एक ही रहेंगे। और ये एक था। इसके अलावा जाहिर है उनके यहाँ करबला का जिक्र है, हुसैन का जिक्र है, मंसूर बिन हलाज का जिक्र है, अरस्तु का जिक्र है, लेकिन बाइबल के हवाले बहुत ज्यादा हैं। यानी कुछ तो इन्वर्टेड कॉमर्स में है और कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है, कुछ उनकी नसर का हिस्सा है, लेकिन वो बाइबल के ही वो पूरे पूरे हिस्से हैं, और वो एक ऐसे फ्लो में होते हैं और वो बिब्लिकल उसमें ऐसी उसमें लिखते हुए होते हैं कि वो उनकी अपनी नसर का हिस्सा भी बन जाती हैं चीजें। तो ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ, तो मैंने सोचा कि आपसे जिक्र करूं। इसके अलावा उनके हाँ एक चीज आखिरी, बस एक चीज मैं आपके साथ उसका जिक्र करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। थके मुसाफिर की मंजिल, इससे सिर्फ एक इक्तबास में छोटा सा पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये जरा देखिएगा अली साहब, आप भी ये बैनल मज़ाहब हम आंगी का इसमें जरा एक मैं अपनी सदियों पुरानी उम्र में सिर्फ 4 किताबें पढ़ सका, और अहम बात उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उन्हें दोबारा पढ़ना और बार बार पढ़ना और उन्हें ओढ़ना और बछोना बना लेना है। अब ऐसी किताबें उतरना बंद हो चुकी हैं। आखिरी बार एक जानदार और सुरीली सदा अरब के रेगिस्तानों की गार के मुंह से खामोशी के जालों को चीरती हुई बाहर निकली और हवा के दोष पर सवार तमाम जहान की फिजाओं में फैल गई, और हर लम्हा कायनात के गोशे गोशे में गूंजती रहती है और लोग उसकी बाजगश्त के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये जाहिर है अरब के दास्तान है और आप समझते हैं, और ये सिर्फ बिब्लिकल एक वो तो है ही, लेकिन उसमें दीगर मज़ाहब का भी जिक्र है और ये भी जिक्र है। तो उनके यहाँ बहुत कुछ है, बहुत से इस्तारे हैं जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो पूरे के पूरे अफसाने हैं, और हमें उम्मीद है कि अब वो अपने इस सारी महारत को कहानियों की शक्ल में हमारे सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छे ख्यालात, बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत गहराई के साथ आपने बयान किया। हमारे साथ एक और शख्स बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा बोलने वाला मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं, शायर और अदीब हैं, सहाफ़ी और दानश्वर भी हैं। इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, तहकीक और तनकीद में काफ़ी काम कर चुके हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में किताबें लिखी हैं। तो वो हमारे साथ आज मौजूद है जनाब प्रोफेसर हमीद हेनरी साहब। उनसे दरख्वास्त है कि वो हमीद हेनरी, वो उनसे दरख्वास्त है कि वो लोहे तहैयर पर अपने ख्यालात का इजहार करें। गौरी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, और आसिफ साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की किताब की ना, तो जी। मैं थोड़ा जो पढ़ सका, मतलब व्हाट्सएप पर किताब को, तो चंद ख्यालात आए जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से
मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग आज जिनसे अरसे बाद मुलाकात हुई, जनाब नज़ीर कैसर साहब हैं जी जिनसे मुद्दत होगी मुलाकात नहीं हुई, आप हैं बजाते खुद, अनिल साहब से पहली बार मुलाकात हुई, उनके ख्यालात सुने, अली इमरान साहब हैं, आसनात कवल, शहजादुम, तो बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलके और आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने एक चीज़ नोट की है जिसका मैं इजहार करना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोग्रामों में मेयार का ख्याल रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्वालिटी का आप ख्याल रखते हैं, तो मैं इस बारे में आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी 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 सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत साफ आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी साफ जी और क्लियर आवाज आ रही है। जी। तो मैंने अर्ज किया कि मैं कोई तामीम पसंदी की तरफ नहीं जाऊंगा, यानी जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। चंद नकात हैं जो मैंने आसिफ साहब की किताब पढ़ी, लौहे तहय्युर, तो एक चीज जिसका मैं बहुत अरसे से कायल हूँ, क्योंकि वक्तन फौक्तन आसिफ साहब की तहरीरें पढ़ने को मिलती रहीं, तो मैं समझता हूँ कि आसिफ साहब एक कमिटेड राइटर हैं। ऐसा कमिटमेंट मैंने बहुत कम अदीबों में देखा है कि जो फुल टाइम जॉब भी करते हैं और इतने कमिटमेंट के साथ लिखते हैं। और जबकि हमारी कम्युनिटी में लिखने वालों ने नसर की बजाय शायरी पर ज़्यादा तवज्जो दी है, तो आसिफ साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे नसरी अदब में। अब जहाँ तक किताब का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में उनकी किताब में डॉक्टर अजमल न्याजी साहब हैं, असगर नदीम सैयद साहब, नज़ीर कैसर साहब और आसना कवल साहिबा की आरा जो हैं, वो हमें आसिफ इमरान साहब की ज़हनी फिजा को समझने में, उनके फ़न को समझने में बड़ी मदद देती हैं। और मैं समझता हूँ कि लौहे तहय्युर पर इन हजरात के तबसरे जो हैं वो बेलाग और तजर्रियाती हैं। बहरहाल मुझे ये कहना है कि आसिफ इमरान के अफसाने इंशा परदाजी का उम्दा नमूना है। उन्होंने अपने अफसानों में तकनीक के ज़ैल में जो लिसानी तश्कीलात हैं उन पर काफ़ी मेहनत की है, और कारी को इन्हीं लिसानी तश्कीलात के आईने में उनकी कहानी और उसके बहाव को समझना पड़ता है। बल्कि उनके अफसाने पढ़ते वक्त मेरे जहन में ये सवाल उठा कि वो अपने ख्याल को बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढते हैं या अपने पुरुष को अल्फाज को बरतने के लिए ख्यालात ढूंढते हैं। ये कशमकश रही। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके अफसानों में रिटोरिक और कहानी का बहाव जो है वो दोस्त चल रहा है। रिटोरिक और कहानी का बिल्कुल सही माया कि उनके असलूब में मजहबी असातीर और बिलखसूस बाइबल के अंबियाई और मुकाशफा अदब का जो डिक्शन है उसकी गूंज सुनाई देती है। अब यहाँ हमें मालूम होता है कि मशरकी सकाफतों की रूह में अभी तक मजहब और मजहबियत तय दर तय हुमक रही है, ये आज भी है। और इसका इजहार आसिफ इमरान साहब के अफसानों में बखूबी होता है कि किस तरह मजहब और मजहबियत हमारे वजूद के अंदर रवां दवा है। आसिफ इमरान के अफसाने जो हैं वो वजूदी भी हैं और तजरीदी भी हैं, लेकिन उनमें खुद कलामी का अंसर जो है बहुत नुमाया है। मैं आखिरी जो बात कहना चाह रहा हूँ आसिफ साहब के अफसानों के बारे में वो ये है कि कारी को उनके अफसाने जो हैं किसी नज़रियाती फ्रेमवर्क में नहीं पढ़ने चाहिए। हालांकि क्योंकि अगर आप आसिफ साहब के अफसानों को किसी नज़रियाती फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा काम। हालांकि क्यों मुझे उनके अफसानों को पढ़कर
पहली बार ये एहसास हुआ, बल्कि मेरा रद्द अमल ये था कि देखें हम आज एक नया आलमी निज़ाम है, ग्लोबलाइजेशन, इस नए निज़ाम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बुनियादी तौर पर ये जो निज़ाम है वो गैर नज़रियाती है और दूसरी तरफ ये निज़ाम अवाम दोस्त भी नहीं है, अवाम दोस्त भी नहीं है। तो मेरी तवक्को है कि इमरान साहब के मुस्तकबिल में आने वाले जो अफसाने हैं वो इस भरपूर तारीखी और समाजी शऊर का आईना होंगे कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये एक गैर नजरियाती दौर है। और मैं आज भी इस सवाल से नबर्द आज़मा हूँ कि क्या आज भी अदब में नजरियात की बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आखिर में मैं इसी हवाले आसिफ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ आपकी इस तहरीर पर, लाए तहैयर पर, आपकी मेहनत इसमें आया है, आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हमीद हेनरी साहब, आपने बड़े अच्छे और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजा। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ लाइव जूम पे हैं हमारे बहुत ही मोहतरम और काबिल एहतराम नामवर शायर, अदीब, दानश्वर और मजहबी स्कॉलर। मैंने इनको पहली दफ़ा 70 की दहाई में फैसलाबाद में देखा था जब ये हरीश मैसी के साथ एक यूथ सेमिनार में लेक्चर देने के लिए आए थे। और उस वक्त से मैं इनके ख्यालात से, इनके गैर तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, इनके पीछे पीछे चलता रहा हूँ। एक दफ़ा ये मेरे पास ठहरे हुए थे और हम रात को जब सो गए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर आ रही है, मेरे रूह के अंदर घुस रही है। तो सुबह मैंने इनके साथ जिक्र किया कि मेरे साथ ऐसे हुआ था कि इसका बताने का मतलब ये है कि ऐसी शख्सियत जो रात को भी आप पे मसलत रहती है। मैंने 1984 में उन पर एक नंबर छापा था, तलाश मैगजीन निकालता था तो इसका नंबर था, उसमें मैंने इनके बारे में लिखा था कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है और उससे ज़ाती मरासम क्या है उसका इजहार इस नंबर के जरिए करने की कोशिश की है। लोग इंतजार करते हैं कि कब कोई अजीम आदमी मरता है तो उस पर काम करें, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे नज़ीर कैसर का मरना पसंद नहीं है। वो इससे आप अंदाजा लगाए वो बहुत मतलब बड़े सगीर में जानी पहचानी शख्सियत, शायरी के हवाले से, अपने ख्यालात के हवाले से। सबसे पहले जी फेब्रुआरी साहब आपका बहुत शुक्रिया एक खूबसूरत किताब पर खूबसूरत प्रोग्राम करने का। और मैं बता रहा था आसिफ इमरान भाई को कि कल परसों बात हो रही थी हरीश मैसी से, जी मैंने और उन्होंने ये जिक्र किया बहुत और कहा कि आप अदब के फरोग के लिए मुसलसल काम करते हैं और फैसलाबाद से, और मैं तो ज़ाती तौर पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही मेहनत करके पहला नज़ीर कैसर नंबर शाया किया। उसके बाद लोगों ने फिर उसके एक हवाला बनाकर मजीद नंबर छपे या किताबें छपी, तो आप मेरा पहला हवाला हैं। और फिर अदब का फरोग जो होता है वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसानी कदरों का फरोग है। तो आप ये काम मुबारक काम कर रहे हैं, इसके लिए
हम सब शुक्रगुजार रहते हैं आपके। और आज अली इमरान और अनिल सैमुअल, आसनात कंवल, हमीद हेनरी, ये तमाम दोस्त जो हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की इन्होंने, और आसिफ इमरान के बारे में लगा कि इन्होंने पढ़ा है, पढ़ के गुफ्तगू की है। क्या बात। तो आसिफ इमरान जैसे बता रहे थे कि 60 की दिहाई में हमारी मुलाकात हुई, और मैंने कभी तकसीम नहीं किया अदब को कि हिंदू अदब, मुस्लिम अदब, क्रिश्चियन अदब, होता ही नहीं। अब मेहदी हसन मुसलमान थे, लेकिन उनकी आवाज़ का क्या मजहब था, या लता की आवाज़ का क्या मजहब हो सकता है। तो इसी तरह अब खुदा के नाम पर बहुत से मजहब हैं, लेकिन खुदा का अपना तो कोई मजहब नहीं। खुदा को तो आप क्रिश्चियन, तो सिख नहीं कह सकते। तो इसी तरह अदब को इस तरह डिपार्टमेंट में नहीं तकसीम किया जा सकता, लेकिन एक हवाला जाहिर है होता है कि एक बार हम कन्वेंशन कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी अदब में मसीही अहले कलम का हिस्सा। तो उसमें आए हुए थे सोहेल बड़ाई साहब, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि नज़ीर कैसर साहब से मेरा इख्तलाफ है कि अहले कलम तो क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं होते। हम तो नज़ीर कैसर की शायरी को क्रिश्चियन शायरी नहीं समझते। एज शायर उनको ये नहीं कहते कि वो क्रिश्चियन शायर हैं। तो मैंने उनके जवाब में कहा कि मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर मसीही अहले कलम के नाम से कॉन्फ्रेंस, ये तजाजन कर रहे हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप अक़लियत में हैं। अक्सरियत ने ये हमें एहसास दिलाने की कोशिश की है। तो इस तरह एक पॉलिटिकल हवाला बनता है, एक समाजी हवाला बनता है, और एक इस तरह कि हम चूँकि क्रिश्चियन घरानों में पैदा हुए, और फिर ये कि हमारे जो असातिज़ा थे, जिनको आप कह सकते हैं कि पहला दौर है पाकिस्तान में, दोस्त जलंधरी हैं, ताक कश्मीरी हैं, अलामा सरफ थे, विक्टर नासरी, के अर्जिया, तो जोशा फजलदीन। तो ये एक सिलसिला बनता है। तो उस हवाले से भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शायर तो काफ़ी हुए कम्युनिटी में, मेयार की अलग बात है, लेकिन फिक्शन राइटर हमें माजी में नहीं मिलते। अब जोशुआ फजलदीन साहब ने ठेडा के नाम से वो एक नावल लिखा है, और भी कुछ तहरीरें हैं उनकी, अफसाने भी हैं पंजाबी में, लेकिन वो बड़े रवायती से एक जो उस ज़माने का अदब था उस हवाले से, और उनकी ज़ुबान भी हालांकि बदल रही थी, पंजाबी ज़ुबान। आप अमरता को देख सकते हैं और कुछ लोगों को, तो उनकी ज़ुबान भी पुरानी है पंजाबी के हवाले से। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ अनाजील को मंजूम किया पंजाबी में, तो होना तो ये चाहिए था कि वो मंजूम अंजील जो है जिनको उन्होंने किया है वो ज़्यादा आसान और खूबसूरत हो जाती, लेकिन वो बड़ी बोझल लगती हैं। उसमें लगता है कि को मेहनत करके एक मिस्त्री गरी की गई है। तो ये उस जमाने के अदब का एक हाल है हमारे सामने। इस सिलसिले में मैं देखता हूँ कि 60 में भी आसिफ इमरान जो अफसाने लिख रहे थे इब्तदाई तौर पर, उसमें एक नया किस्म का लश्कारा मिलता है, और वो हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम में कुर्तुलैन हैदर से लेकर और अनवर सज्जाद तक, बलराज मेनरा तक, रशीद अमजद तक, खालदा हसन तक, तो ये पूरा एक सिलसिला था। उसको आप लाशऊर की रो कह लें, शऊर की रो कह लें, कि जिसमें अब तसव्वुफ में कहा जाता है कि तसव्वुफ क्या है, वक्त की नफी है। आदमी जो है वो टाइमलेस और स्पेसलेस हो जाता है, या उसे होना चाहिए। तो इस तरह ये जो हमारे यहाँ एक
प्रेमचंद से कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी तक, मंटो तक सिलसिला था कहानी कहने का। इसके अपोजिट जो सिलसिला था वो सिंबॉलिक, और ये जो लिखा जा रहा था कि दरिया से मेरे भी सनम खाने से लेके इंतजार हुसैन को भी हम उसमें शामिल करते हैं कि वो असातीर को इस तरह एक माइथोलॉजी को लेके नए अफसाने में एक ख़ास किस्म का कलर, ख़ास किस्म की कैफियत और एक महक पैदा कर रहे थे। तो इस तरह आसिफ इमरान उस हिसाब से कम्युनिटी में अगर कहा जाए तो पहले मॉडर्न अफसाना निगार, साए के नाखून से लेकर लोहे तहय्युर तक एक ख़ास फिजा उन्होंने कायम की। और मैं बल्कि ये कहूँगा कि उन्होंने नेचर का जो कल्चर है, दो कल्चर होते हैं, एक नेचर का कल्चर है जिसे नेचर पैदा करती है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगल हैं, आबशारें हैं, और केव एज है, ट्री एज है, आइस एज है, और एक वो कल्चर है जो इंसान पैदा करता है। केव एज की बजाय वो इमारतें खड़ी करता है, अपने लिए घर बनाता है, और जंगल को काट छांट के बाग में तब्दील कर देता है। तो ये इंसान के हाथ का बनाया हुआ कल्चर है। तो इनके अफसानों में जो ख़ास बात मुझे लगी वो ये कि इन्होंने जो नेचर का कल्चर है उसको नई दुनिया में जोड़ने की कोशिश की या उंडेलने की कोशिश की। तो ये एक अजीबो गरीब चीज़ बन जाती है। आप देखेंगे कि इनके यहाँ बाइबल के हवाले हैं, तकवीन, पैदाइश, वो हवाले हैं 7 दिन के, और ओल्ड टेस्टामेंट में से बहुत से ऐसे रेफरेंस इन्होंने कोट किए जो एक ख़ास कैफियत पैदा करते हैं, और उस कैफियत को इन्होंने नए इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश की। और वो कोशिश जो है खूबसूरत आर्ट की सूरत में है। तो इस हिसाब से इनके अफसाने जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक बुनियाद साज अफसाना निगार की तरह है। ये पीसी मंजर ने भी अफसाने लिखे, उनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बड़े खूबसूरत अफसाने थे, कुछ छपे भी अच्छे रिसालों में, अकबर लतीफ़ तक थे। तो वो कुछ स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे उन दिनों, मुझे सुनाया उन्होंने, बारिश के नाम से। तो उनके यहाँ सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, लेकिन फिर भी वो सीधी कहानी लिखते थे। तो इस हिसाब से अब जिम गौरी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कुछ अफसाने, नावल, कुछ ऐसा फिक्शन लिखा है जो मैं समझता हूँ कि वो इसी रो में है, इसी कैटेगरी में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो एक रो शुरू हुई है जदीद अफसाने की, इसका बहुत सा क्रेडिट जो है आसिफ इमरान को जाता है। और मेरे नज़दीक बड़ा अदब जो है, वो शायरी हो, नावल हो, अफसाना हो, उसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो उसकी हैरत है। अच्छा शेर वो है जो आप पर हैरत तारी करता है। हैरत कभी पुरानी नहीं होती। खुदा कितना करीम है, लेकिन खुदा से ज्यादा हैरान करने वाली कौन सी चीज है। वो पिछले दिनों मैंने गजल कही, उसका एक मतलब है, एक खुदा है जिसका नाम जमाना होता है, एक खुदा है जिसका नाम जमाना होता है, रोज नया होता है, रोज पुराना होता है। क्या कह रहे, पुराना और नए के दरमियान की तो एक फिजा है, ये क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है कि हर दिन के साथ बंदा नया हो जाए, हर सुबह के साथ, हर चढ़ते हुए सूरज के साथ। तो ये एक अच्छे अफसाना निगार और अच्छे शायर की खूबी है। तो ये इनकी जितनी तहरीरें हैं, ख़ास तौर पे लोहे तहरीर में, तो ये एक बालिग सूरत में हमारे सामने आते हैं, एक मुकम्मल सूरत में। और अब इनका काम जो है जाहिर है आगे भी जारी है और ये लिख रहे हैं।
تو اور پھر ان کے یہاں ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ ناول میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خدا کائنات کو تخلیق کرتا ہے، کائنات کا مالک ہوتا ہے، تو ایک ناول نگار جو ہے وہ بھی ایک کائنات کو تخلیق کرتا ہے۔ ناول ایک پوری دنیا ہے، جس کردار کو چاہے وہ پیدا کرے، جسے چاہے جہاں مار دے، اور جو سچویشن کریٹ کرنا چاہے ناول نگار ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ افسانہ جو ہے وہ ایک چھوٹی کہانی ہے، چھوٹی دنیا کو کریٹ کرتی ہے، لیکن جو افسانے حیرت سے نمو پاتے ہیں، تخلیق پاتے ہیں، ان میں ایک ایک پیراگراف شاعری کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ جو پورا ناول ہے، پوری ایک دنیا کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ماڈرن افسانے میں، ماڈرن شاعری میں یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں بھی پورا افسانہ اور پورا ناول بیان کرتے ہیں، جیسے ایک چھوٹی نظم یا کسی غزل کا ایک شعر جو ہے اس میں ایک پوری کائنات ہوتی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ ایک اچھی کتاب پہ ایک بہت ہی میرے پیارے بھائی، پیارے دوست جنف غوری نے ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، اور یہ ان کا مسلسل ایک کارنامہ ہے، بے مثال کام ہے کہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں ادب کو، آرٹ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ محبت سمیٹنے کے لیے نہیں ہوتی، آگے تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ محبتیں تقسیم کیجئے، ادب تقسیم کرنا، ادب کو آگے بڑھانا، یہ محبت کو آگے بڑھانا ہے، محبت کو تقسیم کرنا ہے۔ تو آج کی شام بہت خوشی ہوئی تمام دوستوں کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے، اور آصف بھائی کی خوبصورت کتاب پر گفتگو کر کے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے محترم، قابل احترام اور بہت ہی عظیم شاعر و ادیب دانشور جناب نذیر کیسر صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں صاحب کتاب سے کہ انہوں نے سب کے خیالات سنے، ان کے افسانوں کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، انہوں نے کیا آخر میں محسوس کیا، اپنے تاثرات سے ہمیں نوازے۔ جناب آصف عمران۔ ہاں جی، آ رہی آواز؟ آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی۔ میں نے تقریباً تمام دوستوں کی باتیں سنی، اور ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر ایک جو بات کی ہے، تو مجھے تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں اپنے آپ کو سوچا یا سمجھا، لیکن یہ ایک دوستوں کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اچھی بات مجھے ڈاکٹر انیل سیمول کی لگی، وہ لوہے تحیر میں کہانیوں کو تلاش کر رہے تھے، تو انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ ان کو کہانی کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ تو وعدہ تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میری جو کتاب زیر اشاعت ہے تیسری، احرام آرزو، اس میں ان کو بہت سی کہانیاں ملیں گی، اور یہ خود ہی محسوس کریں گے کہ آصف عمران کا سفر ایک خاص سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کہنے کو تو بہت سی باتیں آدمی کہہ سکتے ہیں افسانے کے سلسلے میں، ہر ایک کا ایک اپنا نظریہ یا اپنی ایک سوچ ہے۔ میں بھی اکثر اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے کہ میں اگر ایسا افسانہ لکھتا ہوں تو کیوں لکھتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے کچھ یہی سوچا تھا کہ جب اس طرح ٹیکنیکل بات ہوگی تو پھر ہم اس پہ کریں گے، افسانے کے فن پہ، کہ جدید افسانہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، افسانہ آج کہاں کھڑا ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ میں اور دوسری بات یہ تھی کہ واقعی دنیا میں اگر کسی چیز سے اختلاف نہ کیا جائے تو چیزیں جامد ہو جاتی ہیں، بےحس اور بے حرکت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اختلاف کرنا اور رائے رکھنا
बहुत जरूर, क्योंकि उससे गुफ्तगू के अंदर रवानी भी पैदा होती है और जिंदगी का हुस्न भी बढ़ता है। कायनात के निज़ाम में तवाज़ुन कायम रहता है, मगर हमने इंसानी रिश्तों में इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। दोस्ती में भी इख्तलाफ आ जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है, रिश्ते में इख्तलाफ आ जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। किसी के साथ मोहब्बत है तो आप उससे इख्तलाफ नहीं कर, इख्तलाफ करेंगे तो मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ कि हम लफ्जों से डरने वाले लोग हैं, लफ्जों के सितमगज़ीदा लोग हैं। क्या बात। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं अफसाना या कहानी क्यों लिखता हूँ या शायरी क्यों करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर एक को सोचना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं शायर कहलाऊं, अदीब कहलाऊं, नाम पैदा करूं और शोहरत हासिल करूं, या मैं अपने अंदर के हकीकी तख्लीकार, एक हकीकी तख्लीकार बनने के लिए मैं अपने तख्लीकी वजूद के इजहार के लिए लिखने की तरफ आया हूं, तो मुझे दूसरी बात ज्यादा महसूस होती है। और इसीलिए जब मैं अपने अंदर की बात करता हूँ, अपनी जात की बात करता हूँ, तो पास चीजें थोड़ी सी अपने नुक्ता नजर से वो दूसरों के लिए मुश्किल हो जाती हैं। ये वो समझते हैं कि ये अबलाग का मसला होता है, हालांकि इसमें लिखने वाले का क्या कसूर। अगर पढ़ने वाला कारी उस हद तक पहुंच ना सके, इसलिए कि लिखने वाले ने तो अपने ज़हन से, अपनी सोच से अपना लिखना है। तो ये सोचता हूँ कि ये जब लिखते हैं, क्योंकि लिखने वाले को कोई के अंदर तो आसिफ साहब ऑफलाइन हो गए। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। जी बिल्कुल कहीं नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल ऑफलाइन हो गए। मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो पहले भी ऑफलाइन हो गए थे और फिर उन्होंने रीज्वाइन किया था। तो ये साहिब किताब थे आसिफ उमरान साहब, जिनके 2 अफसानवी मजमूए साए के नाखन और लोहे तहैयर शाया हो चुके हैं। और लोहे तहैयर पे आज हम बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अली इमरान, प्रोफेसर हमीद हेनरी, डॉक्टर अनिल सैमुअल और हमारे ऑब्जर्वर जनाब शहजाद अंजम, उसके अलावा असनाद कबल और हरीश मैसी जो टेक्निकल और मजबूरी की वजह से शामिल नहीं हो सके। जी दोबारा आ गए हैं। जी आसिफ साहब शुरू करें जहां से खत्म थोड़ा सा किया प्रॉब्लम जाए। जी ये कॉल एक डिस्टर्ब कर रही है। जी हेलो जी, जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करें। हाँ जी, जहां से ख्यालात का, बातों का सिलसिला टूटा था वहां से शुरू करें। तो बहरहाल बात जब अफसाने पे सोचता हूँ या करते हैं, तो अक्सर एक जगह मैंने पढ़ा कि बच्चा कहानी सुन सकता है, कह नहीं सकता, क्योंकि कहानी कहना या लिखना जीनियस लोगों का काम है। और मैं समझता हूँ कि अफसाना या कहानी लिखना भी जिंदगी को असर नौ जन्म देने के लिए दर्द ज़ह को झेलता है। इसी से तो एक सच्ची और कामयाब तख्लीक पैदा होती है। बहरहाल इसमें लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है। मैं आखिर में मतलब क्या कहूँगा कि मैंने अपने तखय्युल के सहारे आसमान पर तैरते रुई जैसे सफेद बादलों के गालों पर लेटकर उफ़क़ के उस पार जमीन के दूसरे किनारे से आगे तक गया। मैं कई बार चांद की पतली कमर के साथ लटक कर आसमान की वसतों में झूले लिए। मैंने अपने अफसानों में आपसे मुखातब होने, आपको कुछ कहने
सुनाने और कुछ दिखाने की कोशिश की है। वही जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मेरे लाशों से उभरा, वो सब लौहे तहैयर के अफसानों में मौजूद है। वाह मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे आंसुओं में शरीक हुए, जो मेरे साथ मुस्कराए, मेरी अफसरदगी में आज़ुर्दा हुए। इन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इख्तलाफ राय की जुर्रत पर ना दोस्ती के रिश्ते को खत्म किया, ना मोहब्बत को खत्म किया। और इस बात पे खुश जरूर हूँ कि अब तक जो कुछ भी मैंने हासिल किया है अपने बलबूते पे किया है, अपनी कोशिशों और मेहनत से हासिल किया है, किसी से हसद नहीं किया, अपनी ख्वाहिशें अपने कदमों तक महदूद रखी हैं। यही मेरी खुदशनासी, मेरा सरमाया है। और आखिर में मैं मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी हुंदा हारन दा मुल हीरा। वाह क्या कह रहे, थैंक यू, शुक्रिया। वाह जी वाह, क्या कहने। ये थे आसिफ इमरान और साहिब किताब और मोअज़्ज़िज़ीन शुरकाए महफिल की इजाज़त से गुफ्तगू का इख्तिताम करने से पहले एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। साकवा समूह की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और इस प्रोग्राम को बारौनक, बावकार और शानदार बनाया। नाजरीन और लाइव सुनने वालों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिन लोगों ने कमेंट्स दिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज।